हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 जनवरी और आज है इंडियन आर्मी डे। सबसे पहले आप सभी को भारतीय सेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की, करंट अफेयर के। लेकिन उससे पहले कल का करते हैं क्विकली रिविजन। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2023 को वाराणसी से गंगा विलास लग्जरी क्रूज को हरी झंडी दिखाई है। तेलंगाना में शांति कुमारी को राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी ने अभी हाल ही में स्पेयर नाम से अपना संस्मरण जारी किया है। 23 और 24 जनवरी को सैन्य स्टैचू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। और अभी प्रसिद्ध पर्व लोहड़ी, जिसे मकर संक्रांति के अवसर पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से मनाया जाता है, ये अभी मनाया गया। और कल मैंने आपको मैप के थ्रू बढ़िया से बताया था कि कहां पर किस किस नाम से मनाया जाता है, तो कल की वीडियो जरूर देखें। हैरी ब्रूक और एस्ले गार्डनर, ये दोनों को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है, पुरुष और महिला क्रिकेटर के रूप में। और केरल राज्य ने 12 घंटों में 4500 पेनल्टी किक लगा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया है। वहीं जापान में भारत और जापान के बीच में पहला वीर गार्जियन 2023 अभ्यास शुरू हुआ और त्रिपुरा राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सहर्ष पहल शुरू की है। अभी ग्रीस में दोस्तों, ग्रीस के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन द सेकंड का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कहां पर सुर सरिता सिंफनी ऑफ गंगा का आयोजन किया? तो दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के द्वारा वाराणसी में किया गया सुर सरिता सिंफनी ऑफ गंगा का आयोजन। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, कल्चर मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज ए ग्रैंड सर्टेन रेजर प्रोग्राम सुर सरिता सिंफनी ऑफ गंगा एट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ये आयोजित किया गया और ये तब आयोजित किया गया जब गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन होना था, मतलब इसका लॉन्चिंग होना था। तो 13 जनवरी को ये लॉन्च किया गया, लेकिन जस्ट इसके एक दिन पहले शाम को सुर सरिता का आयोजन किया गया। क्लियर? तो इसके बारे में तो हम लोगों ने कल बात किया ही था कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास है। इसको वर्चुअली हरी झंडी दिखाई पीएम नरेंद्र मोदी जी ने और ये 3200 किलोमीटर तक की सफर करेगा। ठीक है, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिंफनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया, जिसमें जाने माने मशहूर गायक शंकर महादेवन ने आकर के अपना परफॉर्मेंस भी दिया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीयूष गोयल ने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो पीयूष गोयल ने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए दोस्तों मार्ग नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। मार्ग पोर्टल, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, पीयूष गोयल टू लॉन्च मार्ग पोर्टल फॉर स्टार्टअप मेंटरशिप। मार्ग का मतलब होता है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रिसाइलेंस एंड ग्रोथ। तो ये इसका फुल फॉर्म है और फुल फॉर्म भी अक्सर पूछे जाते हैं, तो फुल फॉर्म लिख करके आप लोग याद कर लिया करो। 16 जनवरी 2023 को ये लॉन्च करेंगे नई दिल्ली में। यहाँ पर लॉन्च किया इसलिए लिखा गया है, जिससे आप अगर ये क्वेश्चन 2-4 दिन बाद देखते हैं तो फिर लॉन्चिंग हो गई रहे तब तक। ठीक है, तो फिलहाल पीयूष गोयल जी वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण के मंत्री हैं ही, साथ ही साथ कपड़ा मंत्रालय के भी मंत्री हैं ये। तो इन्होंने इसे लॉन्च किया है स्टार्टअप की मेंटरशिप के लिए, यानी जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए ये पोर्टल होगा। आगे, हाल ही में किस राज्य में गंगा सागर मेला आयोजित किया गया? तो गंगा सागर मेला दोस्तों आयोजित किया गया पश्चिम बंगाल में। यह भी आयोजित होता है मकर संक्रांति के अवसर पर। मकर संक्रांति के अवसर पर ही ये भी आयोजित होता है। जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था कि मकर संक्रांति पर अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं भारत में। ठीक है, जैसे बिहार और झारखंड में आप देखोगे तो खिचड़ी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मगही, लोहरी, ये हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब वगैरह में। यहाँ पर शिशुर संक्रांति मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके अलावा इधर महाराष्ट्र में मकर संक्रांति, इसके अलावा राजस्थान, गुजरात में उत्तरायण के नाम से, फिर नीचे आ जाओगे कर्नाटक में मकर संक्रमण के नाम से, केरल में आए जाओगे तो आप मकर विलक्का के नाम से, पोंगल के नाम से तमिलनाडु में। ठीक है, ऐसे अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर मनाया जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दोस्तों गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है इसी अवसर पर। तो गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है और वहां की जो सीएम है ममता बनर्जी जी, इन्होंने केंद्र से डिमांड की है कि इस मेले को नेशनल स्टेटस दिया जाए, गंगा सागर मेले को।
बहुत बड़ा मेला होता है ये, मतलब आप समझ लो कि इंडिया के सबसे बड़े मेलों में से एक मेला ये माना जाता है। तो गंगा सागर मेला जो कि मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर एक डेल्टा है गंगा में। आपको पता है कि गंगा नदी जब गिरती है पश्चिम बंगाल से होकर के बंगाल की खाड़ी में, तो वहां पर डेल्टा बनाती है। उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन के डेल्टा में एक द्वीप है गंगा सागर, एक डेल्टा टाइप का है। ठीक है, तो ये एक महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित है और इसी के नाम से वहां पर गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। अब आया है पश्चिम बंगाल, तो हम लोग पश्चिम बंगाल को रिवाइज करेंगे। पश्चिम बंगाल आप देखोगे मैप में यहां पर पड़ता है। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से। यहाँ के नए गवर्नर हैं डॉक्टर CV आनंद बोस, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। कोलकाता राजधानी है जो कि हुगली नदी के किनारे बसा है। आपसे पूछा जाएगा कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप बताएंगे हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसी में अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट अभी शुरुआत हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने क्वेश्चन कवर किया था कि 2023 के एंड तक आते आते अंडर वाटर मेट्रो भारत में चल जाएगी। झीलों की अगर बात करें तो रविंद्र सरोवर, सेंचल, मिरिक, मोती झील यहीं पर है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा टाइगर रिजर्व बहुत ज्यादा पूछा जाता है जो कि ये भी यहीं पर है। काठी, ढाल, छाऊ ये भी यहाँ पर मनाए जाते हैं। चर्चित स्थलों में दार्जिलिंग है, सिलीगुड़ी है, हावड़ा ब्रिज है। ठीक है, पश्चिम बंगाल अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों झारखंड से, उड़ीसा से, बिहार से और सिक्किम से और असम से शेयर करता है। ध्यान रखिएगा वेस्ट बंगाल असम से भी शेयर करता है अपना बॉर्डर और सिक्किम से भी शेयर करता है। बहुत लोग जैसे दिमाग में याद रहता है कि वेस्ट बंगाल यहीं तक होगा, ज्यादा से ज्यादा बिहार झारखंड से अपना बॉर्डर शेयर करेगा, नहीं, ये इधर तक भी फैला हुआ है, इतना हिस्सा आता है। और ये जो है सिक्किम से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। इवन सिक्किम तो इकलौता भारतीय राज्य जो अगर बॉर्डर शेयर करेगा तो वो पश्चिम बंगाल से करेगा, बाकी 3 देशों से, इधर भूटान से, ऊपर चाइना से और इधर नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब यहाँ के जिलों की संख्या 30 हो चुकी है, 23 था, 7 नए जिले जुड़े और ये 7 नए जिले अभी पूछा भी गया था एग्जाम में। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। यहाँ के अगर राज्य के पशु की बात की जाए तो फिशिंग कैट है, राजकीय पुष्प है शेफाली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूएई ने 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया? तो दोस्तों यूएई में 28वां जलवायु शिखर सम्मेलन होने वाला है जिसे हम लोग COP28 के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, COP28 के नाम से जानते हैं। तो COP28 इस बार यूएई में होगा। तो यूएई इसके लिए अध्यक्षता सौंपा है अपने देश में। किसे सौंपा है? सुल्तान अल जाबिर को। किसे? सुल्तान अल जाबिर को। तो ये है सुल्तान अल जाबिर, इन्हें अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट डेजिग्नेट फॉर COP28। COP28 बोले तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 ये डिसाइड करता है कि कौन सा संस्करण है। जैसे कि इस बार 28वां संस्करण है तो COP28 कहा जाएगा। पिछली बार था COP27 और COP27 की अध्यक्षता किसने करी थी? मिस्र ने करी थी। मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था और अभी SSC GD के फर्स्ट दिन ही ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, कि COP27 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो शर्म अल शेख में हुआ था, मिस्र के, याद रखना है। और अब की बार कहां पर होगा? यूएई में होगा। तो यूएई में ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। दुबई में एक्चुअली में किया जाएगा जो कि यूएई की एक बड़ी सिटी है। तो यहाँ के जो अल जाबिर हैं जो कि यूएई के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, अब यूएई आए हैं तो चलिए हम लोग यूएई की सैर करके आते हैं। तो देखेंगे आप वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है इस साइड में, यहां पर बहुत ज्यादा दूर नहीं आना है। इधर आप देखोगे ये ओमान है, ये सऊदी अरेबिया है, यहीं पर पड़ जाएगा एक देश यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, ये जो देश है ये है यूएई और इसकी कैपिटल आपको मिलेगी यहाँ पर अबू धाबी में। और कैपिटल के बाद यहाँ पर दुबई भी आपको दिख जाएगा जो कि सबसे सुनहरी, सबसे सुंदर सिटी है यहाँ की। ठीक है, दुबई, ध्यान रखिएगा दुबई यहाँ पर महानगर कह सकते हैं, इसको कैपिटल नहीं कहेंगे। कैपिटल इसकी अबू धाबी है। भारत में जैसे मुंबई और दिल्ली है ना, तो ऐसे ही जैसे मुंबई भी महानगर है, दिल्ली लेकिन राजधानी है, ऐसे ही अबू धाबी जो है ये राजधानी है और दुबई जो है महानगर है, एक प्रकार से इसकी सिटी है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं सुल्तान मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और यहाँ की मुद्रा होती है यूएई दिरहम। यूएई दोस्तों एक खाड़ी देश है और ये सभी देश जो हैं आसपास के दिख रहे हैं आपको, ये सभी के सभी खाड़ी देश है। ईरान हो गया, इधर कतर हो गया, इधर ये बहरीन हो गया छोटा सा देश, सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान हो गया, ये सभी खाड़ी देश कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं?
क्योंकि यहाँ पर देखो आप गल्फ ऑफ ओमान है यानी ओमान की खाड़ी है, इधर पार्सियन गल्फ है यानी पारस की खाड़ी है, ठीक है। तो इधर खाड़ियां हैं, तो खाड़ियों की वजह से आसपास के देश खाड़ी देश कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इन देशों को खाड़ी देश कहेंगे। जब भी खाड़ी देश की बात आती है तो आप समझिएगा इन्हीं की बात हो रही है। चलिए फिलहाल यूएई के बारे में हम लोग कुछ और चीजें रिवाइज कर लेंगे। जैसे यूएई में ही भारत दोस्तों पहली बार आईआईटी संस्थान खोलने जा रहा है। आईआईटी संस्थान खोलेगा यूएई में, ठीक है, भारत की तर्ज पर। अच्छा, यूएई भी भारत का यूपीआई सिस्टम अब अपने यहाँ चालू कर रहा है। यूपीआई सिस्टम तो 11 से ज्यादा देशों में भी अडॉप्ट किया जा चुका है। ब्रिटेन वगैरह भी इसको चला रहे हैं, भारत का यूपीआई। इसके अलावा यूएई ने दोस्तों होप नाम से मंगल मिशन किया था 2021 में। इसके अलावा यूएई ने म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर लॉन्च किया था, इन्फिनिटी ब्रिज लॉन्च किया था और मून रिजॉर्ट लॉन्च किया था। यूएई ने इजराइल के साथ शांति समझौता किया, इजराइल से बहुत सारे वेपन्स वगैरह खरीदे, इजराइल का एम्बेसी बनाया अपने देश में, इजराइल में भी जाकर के अपनी एम्बेसी बनाई। तो इजराइल के साथ ऐसा करने वाला ये पहला खाड़ी देश बना था। आगे बढ़ते हैं। चर्चे में रही पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज किसके द्वारा लिखी गई? इस पुस्तक को लिखा है शुभ्रा गुप्ता ने। ये पुस्तक एक्चुअली में कोई कहानी नहीं है। इसमें इरफान खान ने जहां जहां पर मतलब जिनके जिनके साथ अपना समय बिताया है तो उन लोगों का इंटरव्यू लिया गया है, इनके बारे में पूछा गया है और उन सभी इंटरव्यूज का संकलन किया गया है इस बुक में, ठीक है। ए लाइफ इन मूवीज इरफान खान। तो इरफान खान का भी कुछ दिन पहले ही बर्थडे भी था। हालांकि ये जो बुक है ये मार्च महीने में लॉन्च की जाएगी। तो इसमें बेसिकली इनके इरफान खान के जो करीबी थे, जो इनके साथ काम करने वाले लोग थे और इनके साथ जो समय बिताए थे, इनकी पत्नी से लेकर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स वगैरह वगैरह ने, इन सब ने इनके बारे में इंटरव्यूज वगैरह में जो भी चीजें कही है उन सभी का संकलन इस बुक में किया गया है। तो शुभ्रा गुप्ता ने इसे लॉन्च किया, ठीक है। अब पिछले दिनों का बुक जैसे कि हम लोग रोज रिवाइज कर रहे हैं, आजकल बहुत सारी पुस्तकें आ रही हैं। देखो कभी कभी आती हैं, किसी किसी महीने में बहुत सारी बुक आगे जाएंगे, किसी किसी महीने में एक भी बुक नहीं दिखाई देगी। तो ये वो मंथ चल रहा है जब आपको हर एक दिन आपको नई नई पुस्तकें देखनी पड़ रही हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग रिवीजन भी हर दिन करेंगे। स्पेयर नाम की बुक अभी प्रिंस हैरी पर आई, जे.आर. मोहरिंगर ने लिखा। जादूनामा बुक अरविंद मोंडलोई ने लिखा। ये जावेद अख्तर के ऊपर थी, जावेद अख्तर के ऊपर लिखी गई पुस्तक थी ये। अनजान साक्षी प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार ने लिखा। इनकी आत्मकथा थी रोलर कोस्टल तमाल बंदोपाध्याय की। अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर की पुस्तक। रिवोल्यूशनरीज संजीव सान्याल और चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 रंजन गोगोई। फोर्क्स इन द रोड ये सी रंगराजन। फिट एट एनी एज एयर मार्शल पीवी अय्यर और द इंडियन नेवी रंजीत बी रॉय और अरित्रा बनर्जी ने लिखा है। क्लियर? आगे अब करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे हम लोग देखो 10-10 क्वेश्चन रिवाइज करते करते ना आज हम लोग 70 से ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज कर चुके हैं और आज की वीडियो के बाद आप 80 क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे पिछले साल के। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है कि आप 2022-23 के साथ ही साथ में करंट अफेयर भी तैयार करते हो। तो इस बात पर ही एक लाइक तो कर ही दो। दक्षिण कोरिया किस नाम से अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? तो दानोरी नाम से अपना चंद्र मिशन लॉन्च करेगा। दानोरी का मतलब होता है दक्षिण कोरिया की लैंग्वेज में कि चंद्रमा का आनंद लेना। 2022 में रामसर साइट में शामिल होने वाले सिरपुर आर्द्रभूमि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में टोटल रामसर साइट भारत में 75 हो गई हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपता है। वर्तमान में सीजीआई कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, बन रहा है। कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इसमें बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, साक्षी मलिक जैसे लोगों ने जीता है। टोटल 22 गोल्ड भारत के आए, 61 मेडल टोटल आया था भारत का, ठीक है। 22 गोल्ड आया था। भारत कॉमनवेल्थ गेम में इस बार चौथे पोजीशन पर था। कॉमनवेल्थ गेम कहां पर आयोजित किया गया था 2022 का? बर्मिंघम में, ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में। अगला हिरोशिमा दिवस ये 6 अगस्त को मनाया जाता है, हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए बम ब्लास्ट की याद में। और 2022 में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एमडी और सीईओ नियुक्त किया इंद्रजीत कौमत्रा को। भारत और अमेरिका के बीच में मेगा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, नाम था उसका युद्ध अभ्यास और वो उत्तराखंड में आयोजित किया गया। यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक का आयोजन भारत ने किया और 2022 तक सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड ब्राजील के नाम पे है। हालांकि अभी भी ब्राजील के नाम ही है क्योंकि 5 बार इसने जीता हुआ है। पिछली बार वाला फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। क्लियर है? अगला है
हाल ही में बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? वो बन गई हैं कैप्टन सुरभि जखमोला। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में तैनात होने वाली ये पहली महिला अधिकारी हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल में भी देख पाएंगे, फर्स्ट विमेन ऑफिसर पोस्टेड ऑन फॉरेन असाइनमेंट। अच्छा, ये चीज और ये सिर्फ बीआरओ में नहीं, बीआरओ में विदेशी मिशन को लेकर के, फॉरेन असाइनमेंट को लेकर के तैनात होने वाली ये पहली महिला अधिकारी हैं। ठीक है, कैप्टन सुरभि जखमोला। तो इनको भूटान में प्रोजेक्ट दंतक का हिस्सा बनाया गया है। प्रोजेक्ट दंतक ये सीमा सड़क संगठन के द्वारा यानी बीआरओ के द्वारा ही वहां पर चलाया जा रहा है, भूटान में एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। बीआरओ दोस्तों कई बार आपको बताया गया है कि जब भी बॉर्डर एरिया में कुछ भी डेवलपमेंट करना होता हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो सुरंग हो, इन सब की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है। और क्योंकि यहाँ पर रिस्क वगैरह भी होता है, इन सबको देखते हुए इस पूरे के पूरे सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन को 2015 में रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया। तो बीआरओ किसके तहत आता है? रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है, तो बीआरओ की विदेशी परियोजना में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं कैप्टन सुरभि जखमोला। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है। कौन? वैशाली हिवासे। इनका भी नाम आप याद रखेंगे, वैशाली हिवासे। ठीक है, ये पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर हैं बीआरओ की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। महानिदेशक का नाम आप याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। अगला अगला केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया? तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र दोस्तों, ये केंद्र सरकार के द्वारा शिलांग में, मेघालय में स्थापित किया गया है। ये पूर्वोत्तर भारत का तो पहला होगा, साथ ही साथ पूरे के पूरे इंडिया का भी ये पहला होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, तो इस सेक्टर में ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा भी मिलेगा, वहां पर इससे जुड़े स्टार्टअप्स को भी ये प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, भारत सरकार की भी मदद मिलेगी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को देखते हुए, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत तेजी के साथ हो रही है। तो वहां पर शिलांग मेघालय में यह आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, मतलब स्थापित किया जा रहा है भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र। मेघालय आया है, तो मेघालय के बारे में जानेंगे। मेघालय आप देखोगे तो इंडिया के मैप में यहां पर आपको पड़ेगा मेघालय। ठीक है, मेघालय की राजधानी होती है शिलांग। यहाँ के सीएम है कॉनराड संगमा। यहाँ के गवर्नर है करंट टाइम पर बीडी मिश्रा। यहाँ पर नेशनल पार्क में अगर बात करें तो सिजू पक्षी अभ्यारण्य, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरोक पक्षी अभ्यारण्य आदि हैं। धूमिल तेंदुए को राजकीय पशु यहाँ पर दर्जा मिला है। पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी है। लेडी चप्पल ऑर्किड जो है ये राजकीय पुष्प है। 11 जिले हैं, 60 विधानसभा में सीटें, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में सीटें जाती हैं। ये असम से और बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। असम केवल इकलौता भारतीय राज्य है जिससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगर अभी आपको याद हो तो मेघालय से एक क्वेश्चन आया था कि प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय के मामले में शीर्ष पर मेघालय है। इसके अलावा मेघालय में ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का आयोजन किया। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया गया था मेघालय में ही। मेघालय को ही टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित भी किया गया था। और मेघालय ने एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया अपने यहाँ। ये 4 क्वेश्चन आप मेघालय से याद रखेंगे। हाल ही में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ तैनात भारत के कितने शांति सैनिकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 1171 सैनिक को, जो कि दक्षिण सूडान में यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा थे, जो कि भारत के थे शांति सैनिक, इनको सम्मानित किया गया है। एक्चुअली में ना देखो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ना शांति सेना भेजी जाती है। कहां पर? ऐसे देशों में जहां पर वहां पर वायलेंस ज्यादा होता है। ठीक है, जहां पर सरकार स्टेबल नहीं होती है, कैपेबल नहीं होती है, वहां पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है। तो अब उसमें ऐसा नहीं होता केवल एक ही देश के रहते हैं, उसमें बहुत सारे देशों के सेनाएं रहती हैं, उसमें टुकड़ियां गई रहती हैं। और इस मामले में भी भारत सबसे आगे है। भारत की जो टुकड़ी है वो सबसे ज्यादा मात्रा में जाती है यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस में। तो भारत के 1171 सैनिक दक्षिण सूडान में, साउथ सूडान में शांति स्थापित करने में जो भूमिका निभाए हुए हैं, उसको लेकर के इनको अभी सम्मानित किया गया है। इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय सेना की एक महिला अधिकारी मेजर जैस्मीन चड्ढा ने अपर नाइल में पुरस्कार समारोह में भारतीय दल की परेड का नेतृत्व किया। भारत दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मिशनों के लिए सबसे बड़ा सैन्य योगदान करने वाले देशों में से एक है।
अगला है, उड़ीसा में हॉकी विश्व कप 2023 का उद्घाटन किया गया। ये कब से कब तक आयोजित होगा? तो ये दोस्तों 13 तारीख से 29 जनवरी तक आयोजित होगा। 13 जनवरी से शुरू होकर के 29 जनवरी तक आयोजित होगा हॉकी विश्व कप 2023। उड़ीसा में एक बार फिर से आयोजित किया जा रहा है। 2018 वाला भी उड़ीसा में ही आयोजित किया गया था। तो 2023 का जो संस्करण है, इसका उद्घाटन कटक में उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा के 2 शहरों में, राउरकेला और भुवनेश्वर में यह आयोजित किया जाएगा। 16 टीमें हिस्सा लेंगी। 15वां इस बार का संस्करण होगा। और अभी तक अगर बात करें भारत के सफर की, तो हॉकी विश्व कप में भारत ने अब तक केवल 3 मेडल जीते हैं। तीनों मेडल किसी एक टीम के ही द्वारा लाई गई है। मतलब कि आप देखो 1971, 1973, 1975, ठीक है, इस दौरान लगभग लगभग वही सेम टीम थी जिसने जीता था। उसके बाद हॉकी विश्व कप में अपने पास मेडल नहीं आए। हाँ, 8 गोल्ड आ चुके हैं अपने पास ओलंपिक में, हॉकी में ही, लेकिन विश्व कप में उतने मेडल नहीं आए हैं। विश्व कप में हम लोगों ने नहीं जीता है, लेकिन ओलंपिक में जीता है अच्छा खासा। ओलंपिक में सबसे ज्यादा जीता है मेडल हॉकी में। तो हॉकी विश्व कप 2018 वाले भी मेजबानी भारत ने ही की थी और इसकी भी मेजबानी भारत ही कर रहा है। भारत ने पहला मैच जीत भी लिया है। पहला मैच स्पेन के खिलाफ जीता है भारत ने। ठीक है, चलिए, तो उड़ीसा में ये हो रहा है। और अभी मैंने सुदर्शन पटनायक जी के बारे में बताया था, जिन्होंने दुनिया की सबसे लंबी हॉकी स्टिक बनाई थी, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अगला, हाल ही में फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। ये 11 साल की एक छोटी सी बच्ची है, कक्षा 6 में पढ़ती है और इसके नेशनल स्केच चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत ली है। ये है, ठीक है। तो कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। अच्छा, इसके अलावा चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब जीता है जम्मू कश्मीर की ही नूर अल हया ने सीनियर महिला वर्ग में, और जम्मू कश्मीर की ही हनाया निसार ने जूनियर महिला वर्ग में चैंपियन का खिताब जीता है। वहीं सीनियर पुरुष वर्ग में फैजान अहमद ने चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब जीता है। ये सब आयोजित किया गया नेशनल स्केच चैंपियनशिप के तहत जम्मू कश्मीर में। क्लियर? ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, आज की वीडियोस थे। अब ग्रुप डी का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 10-10 क्वेश्चन हम लोग इसके तहत भी कवर कर ही रहे हैं। मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है। निम्न में से कौन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है? तो सम उच्च रेखीय जुताई, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग था। ठीक है, पेड़ों का लगाना भी हो सकता है। ठीक है, मृदा अपरदन रोकने का कारण बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कौन सा परफेक्ट आपके लिए पड़ता है। संध्या गुरुंग को किस क्षेत्र में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मुक्केबाजी में प्रदान किया गया। यहां से ना देखो, ये चीजें लेने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आपको ये नजर आए कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो द्रोणाचार्य पुरस्कार से बन रहा है, यानी खेल पुरस्कारों को आपको पढ़ के जाना है। मई 2022 में इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने, बसवराज बोम्मई जैसे मिल जाए तो तुरंत समझिएगा ये कर्नाटक के हैं, अब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी एफ के पदों में 2f होती है। फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े के अनुसार जनवरी 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर रही है? हरियाणा में रही है। ठीक है, सबसे कम बेरोजगारी दर कहां पर है? तो आप बताएंगे तेलंगाना में। वृक्कों में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई 3 प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? तो निस्येदन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण, निष्कासन। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3 भाग आरक्षित है। कोई भी अभिक्रिया जो अविलीय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीकरण किया जाता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है। ई कोलाई कॉलीफॉर्म। देखो एक्चुअली में ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस का भी पोर्शन अच्छा खासा था, तो साइंस के भी क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। इस वजह से यहाँ पर साइंस का भी आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अच्छा ही है ना, आपको साइंस भी यहाँ पर मिल रहा है। फिलहाल इतने क्वेश्चंस आप आज डेली करंट अफेयर तैयार कर लिए हैं। लास्ट डे क्या बात करेंगे? लास्ट डे हमने पूछा था आपसे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी थे। उत्तराखंड को सन 2000 में भारत उत्तर प्रदेश से अलग करके 13 जिलों के साथ अलग करके भारत के साथ एक नए राज्य के रूप में जोड़ा गया था। आज आपको क्या बताना है? प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? इसके अलावा पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। क्विज जरूर जा करके सॉल्व किया करो और पीडीएफ भी डाउनलोड किया करो।
वन लाइनर आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, वहां से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।